subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the low molecular weight heparin and their basic pharmacology. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि एक तरीके से हिपेरिन का ही पार्ट है, हिपेरिन के ही फ्रैक्शनेटेड वर्जन है। तो कहीं ना कहीं ये हिपेरिन के जैसा ही इसका मोड ऑफ एक्शन होगा, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम इस ड्रग को नया बनाए हैं या नया हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो क्या उनके बेसिक डिफरेंस हैं, क्या इनके मोड ऑफ एक्शन है, क्या इनके बेसिक एडवांटेजेस हैं हिपेरिन के कंपेयर पे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल पे। इस टॉपिक से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा नया है और आपके जीपेट या नैपर या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So हिपेरिन और लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन दोनों ही एक तरीके से सेम ड्रग हैं। तो ये ड्रग जो हैं आपके एंटीकोगुलेंट्स ड्रग हैं, जो कि पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स ड्रग हैं। और बात करें हम लोग एंटीकोगुलेंट्स की, मीन्स द ड्रग विच इनहिबिट द कोगुलेशन पाथवे, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि आपके बॉडी के अंदर में जो ब्लड कोगुलेशन पाथवे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनके प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। उससे जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है या टाइम है वो बहुत ही या क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाता, तो उसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स ड्रग, जिसमें आपका मेन है आपके पेरेंटल में हिपेरिन, आपके ओरल में है आपका वारफेरिन। तो हिपेरिन की बात कर चुके हैं हमने पिछले वीडियोस में, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन की। तो ये बेसिकली आपका हिपेरिन का ही फ्रैक्शनेटेड वर्जन है, जिसका जो मोलेकुलर वेट है वो स्मॉल होता है आपके हिपेरिन से। बात करें हिपेरिन की, तो हिपेरिन का जैसे कि हम जानते हैं जो मोलेकुलर वेट है वो हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली जो वेट उसका होता है आपका 10,000 to 20,000, लेकिन इसका जो मोलेकुलर वेट है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 7,000 तक ही होता है इसका मोलेकुलर वेट। इसलिए इसको हम लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन ही बोलते हैं। मीन्स इट इज़ हिपेरिन हैज़ बीन फ्रैक्शनेटेड इनटू द लो मोलेकुलर वेट फ्रॉम 50,000 to 5,000 to 7,000 मोलेकुलर वेट। तो जो हिपेरिन है, जो कि अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन है, जो हिपेरिन है वो बना होता है आपके पॉलीमर है एक तरीके से। तो ये आपका जो सल्फेटेड डाइसेक्राइड्स हैं, खासकर आपके डी ग्लूकोसामिन और आपके एल हाइड्रोनिक एसिड, या फिर डी ग्लूकोसामिन और डी ग्लूक्रोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो लार्ज फ्रैक्शंस होते हैं, उसका जो मोलेकुलर वेट हाई होता है उसको हम स्मॉल फ्रैक्शंस में ऑब्टेन करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको हम एक तरीके से लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन बोल सकते हैं। बात करें ड्रग के नाम को लेकर, जिसमें आपका इनेक्सोपेरिन, रेविपेरिन, नाइट्रोपेरिन, डाल्टेपेरिन और पेरनापेरिन। तो ये जितने पेरिन्स हैं वो हिपेरिन डेरिवेटिव्स हैं, जो कि एक्शन एक तरीके से सेम होगा आपके हिपेरिन जैसा ही, बट उसकी जो एफिकेसी है थोड़ा सा कम होगा। बात करें हम लोग इसके पॉइंट के बारे में, सो दे हैव द डिफरेंट एंटीकोगुलेंट प्रोफाइल्स। एग्जाम्पल, इट सेलेक्टिव inhibit the clotting factor 10 only with little effect on clotting factor 2a। तो बेसिकली जो आपका हिपेरिन है, हिपेरिन का जो मेन मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, वो एक तरीके से एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेटर है। एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट होने की वजह से जो है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स मेनली 10 और 2 जो हैं क्या जो आपके एक्टिवेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। मीन्स दे इनएक्टिवेट द फैक्टर नंबर 2 and 10 मेनली। उसके अलावा आपके 9, 11, 12 और 13 फैक्टर्स को भी आपके इनहिबिट करते हैं। तो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपके जो लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन है वो मेनली आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 की एक्टिविटी को ही मेनली कम करेगा और बहुत ही नेग्लिजिबल आपके 2 पे एक्टिविटी करती है। लेकिन हिपेरिन जो है आपके 2, 10, 9, 13, 12, 11 सब पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। एंड दे एक्ट ओनली बी इंड्यूसिंग कंफर्मेशनल चेंजेस इन द 83। तो ये जो लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन है वो केवल आपके जो 83 की कंफर्मेशनल चेंजेस हैं उनको इंड्यूस करते हैं। बात करें हिपेरिन की, तो हिपेरिन जो है एक तरीके से इसके फोल्डिंग की तरह काम करता है। मीन्स सपोज मैं हिपेरिन हूँ, तो मैं अपने दोनों हैंड पे एक तरफ 83 को बाइंड अप करूँगा और एक तरफ आपके जो भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको बाइंड अप करूँगा और उनके लिए साइड प्रोवाइड करूँगा ताकि ये दोनों आके बाइंड अप हो सकें। सेकेंड, ये जो हैं आपके हिपेरिन जो हैं आपके जो साइट ऑफ इंट्रैक्शन है उसको इंड्यूस करेगा, उसकी कंफर्मेशन चेंज करके इंड्यूस करेगा ताकि वो इजीली जाके बाइंड अप हो सके उन क्लॉटिंग फैक्टर से और उनकी एक्टिविटी को इमिट कर सके। तो ये 2 मेन काम है आपके हिपेरिन का। लेकिन बात करें लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन की, तो वो केवल जो हैं जो सेकेंड आपके एक्शन था हिपेरिन का, मीन्स
इंड्यूसिंग द कंफर्मेशनल चेंजेस इन द 83 टू इंट्रैक्शन विद द क्लोटिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिट देयर एक्शन। तो उसको ही मेनली आपका इसका बेसिक मोड ऑफ एक्शन होगा। ओके, एंड थस दे हैव द लेजर एंटीकोगुलेंट एंड एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स। तो इसलिए जो है आपके जितने भी लो मोलेकुलर वेट हिपरिन्स हैं, आपके नक्सोपेरिन है, रविपेरिन है, इनकी जो एक्टिविटी है एक तरीके से हिपरिन से कम ही होती है, क्योंकि आपके ये सिंगल एक्शन काम करता है, जबकि हिपरिन जो है डबल एक्शन की तरह काम करता है। वो इसके फोल्डिंग भी प्रोवाइड करता है आपके हिपरिन और एंटी थ्रोम्बिन टी के लिए, 83 के लिए और आपके क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए, और साथ में इसको भी इंड्यूस करता है। लेकिन जो लो मोलेकुलर वेट हिपरिन है वो केवल इसको ही इंड्यूस करेगा, आपके कोई भी इसकी फोल्डिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं उसके बेसिक फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के ऊपर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपका हिपरिन है हम पेरेंटल आईवी के रूप में लेते हैं या फिर एसी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन बात करें इसकी बायो अवेलेबिलिटी की, आपके जो लो मोलेकुलर वेट हिपरिन की बायोअवेलेबिलिटी है वो एसी के थ्रू बहुत ही अच्छी होती है। अप्रोक्सीमेटली जो है आपकी बायोअवेलेबिलिटी 70 to 90% तक इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है आपकी लो मोलेकुलर वेट हिपरिन की। जबकि आपके जो अनफ्लेक्सिनेटेड हिपरिन है जिसको हम UFH बोलते हैं, उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है एसी रूट के थ्रू हम 20 to 30% ही होती है। इसलिए इसमें जो एक्शन की जो वेरिएबिलिटी है वो हो सकती है, पर इसमें जो एक्शन की वेरिएबिलिटी है वो नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसलिए हम इस ड्रग को प्रिफरली एससी के रूप में लेते हैं, जबकि हम हिपरिन को हम आईवी के रूप में इन्फ्यूज़न के थ्रू हम ले सकते हैं। सेकेंड है आपका जो टी हाफ है उसका शॉर्ट होता है, इसका जो लॉन्ग होता है अप्रोक्सीमेटली ये 4 to 6 आवर इसका टी हाफ होता है। इसके अलावा जो क्लोटिंग टाइम है या फिर APTT है उसका टाइम जो है कोई भी इफेक्ट नहीं आर नॉट प्रोलॉन्ग्ड, मतलब उसको लंबा नहीं करता है, प्रोलॉन्ग नहीं करता है, जबकि हिपरिन करता है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके हिपरिन को और लो मोलेकुलर वेट हिपरिन के बारे में। बात करें हम साइड इफेक्ट्स की, क्योंकि लो मोलेकुलर वेट हिपरिन है इनकी जो एफिकेसी है थोड़ी सी कम होती है, लेजर इफेक्ट होते हैं, इसलिए इनकी जो एडवर्स इफेक्ट की इंसिडेंस है बहुत ही कम हो जाती हैं। बात करें इट हैज़ ए लेजर एडवर्स इफेक्ट इंसिडेंस लाइक ब्लीडिंग, हेमोरेज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो आपके ADR हैं ये मेन ADR हैं आपके हिपरिन को लेकर, लेकिन इनमें थोड़े से चांसेस जो हैं इंसिडेंस हैं बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयरली आपकी जो ब्लीडिंग, हेमोरेज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये ना केवल होता है। तो इसलिए ये अच्छी बातें हैं इसके। बात करें इसके बेसिक यूज़ की, सो दे सो सिमिलर एफिकेसियस एज UFH मीन्स अनफ्लेक्सिनेटेड हिपरिन एक्सेप्टिंग कार्डियोपल्मोनरी पास सर्जरी due to the less effective in the preventing catheter thrombosis। तो लगभग इसका जो इफेक्ट है वो सेम होता है बाकी चीज़ों में, लेकिन हम इस ड्रग को मीन्स लो मोलेकुलर वेट हिपरिन को हम कार्डियोपल्मोनरी पास सर्जरी पे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो एफिकेसी है आपके कैथेटर थ्रोम्बोसिस को लेकर बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसमें हिपरिन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जीपेट को लेकर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम किस में यूज़ नहीं करते हिपरिन के अलावा, या फिर एक हो गया कि इसका क्या मेन एक्शन होगा, तो ये केवल आपके 2 पे ही करेगा, जबकि आपके हिपरिन सब पे करता है। ठीक, आपके 2, 10, 9, 11, 12, 13। ठीक, तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं। अब आते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इट कैन बी यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस दैट नोन एज DVT एंड आल्सो स्टेबलाइज ट्रीटमेंट फॉर द DVT। तो ये DVT मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं आपके लो मोलेकुलर वेट हिपरिन का। इसके अलावा जो है हम अनस्टेबल एंजाइना में या मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में भी हम कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ लो मोलेकुलर वेट हिपरिन। अब एक और ड्रग है जो कि सिंथेटिक है एक तरीके से, वो है आपका फोंडापेरिनेक्स। तो फोंडापेरिनेक्स की खास बात यह है कि ये भी एक तरीके से लो मोलेकुलर वेट हिपरिन ही है, लेकिन इसको हम सिंथेसाइज किए हैं लेबोरेटरी पे, और बेसिकली ये जो है पेंटासेकेराइड डेरिवेटिव्स हैं। इट इज़ अ पेंटासेकेराइड डेरिवेटिव्स ऑफ द हिपरिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं कि आपका जो फोंडापेरिनेक्स है वो कौन से डेरिवेटिव हैं, वो होते हैं आपके पेंटासेकेराइड। ठीक है, तो ये है एंड दैट हैव अ हाई एफिनिटी टू द इंड्यूसिंग द इरिवर्सिबल कंफर्मेशनल चेंजेस इन द 83 टू इनएक्टिवेट द क्लोटिंग फैक्टर्स 10A। तो इसका जो बेसिक एक्शंस हैं, इसकी जो एफिनिटी है बाकी सबसे हिपरिन से या अदर जो लो मोलेकुलर वेट हिपरिन से उनसे कहीं अधिक होता है आपके 83 की जो इंड्यूसिंग आपके कंफर्मेशनल चेंजेस के लिए इंड्यूसिंग करते हैं उस पर। तो ये इजीली या हाई एफिनिटी के थ्रू बाइंड करता है आपके 83 से और उसके कंफर्मेशनल चेंजेस को इंड्यूस करेगा, ताकि आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स 10 हैं वो उस पर इंटरेक्ट हो सके और इसकी एक्टिविटी जो है कम हो सके।
ठीक है। तो बेसिकली लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन जो है आपके फैक्टर नंबर 10A पे ही मेनली काम करता है, उन्हीं की एक्टिविटी को कम करेगा। ठीक, बात करें इसके काइनेटिक को लेकर, तो आपका जो सबकंडीशनल रूट है उससे आपका एक तरीके से 100% प्रोबेबिलिटी मिलती है, बहुत अच्छी ड्रग है। टी हाफ भी लॉन्ग होता है, 70 आवर तक होता है, हम लॉन्ग समय तक इसको दे सकते हैं, मतलब देने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्रिक्वेंसी कम लगेगी। उसके अलावा जो है इट इज़ मिनिमल मेटाबोलाइज्ड एंड स्किड थ्रू द यूरिन, इसका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ही कम होता है, बहुत ही लॉस कम होता है आपके लीवर के थ्रू, इसलिए जो है हम इसको लॉन्ग समय तक लॉन्ग टी हाफ जो है लॉन्गर होता है। उसके अलावा जो है ये आपके जो यूरिन्स के थ्रू स्कीट आउट होते हैं अनचेंज फॉर्म में, मतलब उनकी मेटाबॉलिज्म होते नहीं, इसलिए अनचेंज फॉर्म में ही स्कीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट रीनल फेलियर हैं, क्योंकि मेनली आपका जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन के थ्रू ही है, किडनी के थ्रू ही है, इसलिए किडनी पेशेंट पे या किडनी फेलियर पेशेंट पे या क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन पे इस ड्रग को हम नहीं देते, मीन्स दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द रीनल फेलियर पेशेंट। ओके, इट कैन बी नॉट यूज इन द रीनल फेलियर पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं इट इज़ लेजर इंसिडेंस ऑफ एडीआर, जो भी एडीआर्स हैं आपके एलोपेशिया, आपके ऑस्टियोपोरोसिस, हेमरेज, ब्लीडिंग, ये सब की जो इंसिडेंस है बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके यूज़ पे, तो इट इज़ यूज्ड प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डीवीटी, मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग अबाउट द फोंडापेनेक्स। एंड नेक्स्ट इज द पोटामिन सल्फेट। तो पोटामिन सल्फेट जो है एक तरीके से एंटीडोट है आपके हिपेरिन का, ये हिपेरिन के एक्शन को रिवर्स करता है, अपोजिट कर देता है। अगर किसी कारणवश आपके हाई डोज हिपेरिन हम इंजेक्ट कर चुके हैं तो उससे ब्लीडिंग होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, तो उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम पोटामिन सल्फेट एज ए एंटीडोट रूप में लेते हैं। एंड इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस लो प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द स्पर्म्स ऑफ सर्टन फिशेस। तो ये जो हैं इसका जो ऑब्टेन कहाँ से होता है आपका, बहुत सारे जो फिशेस हैं, जो सर्टन फिशेस मतलब आपके बहुत सारे जो मछलियाँ हैं, मछलियों की स्पर्म में ये होता है, उससे हम उसको आइसोलेट करते हैं आपके पोटामिन सल्फेट को, जो कि हिपेरिन का एंटागोनिस्ट या फिर एंटीडोट है। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। 1 mg IV इज इक्वल टू 100 म्यू 100 यूनिट हिपेरिन। तो इक्वली अमाउंट पे देते हैं इसको रिवर्स करने के लिए। जैसे कि बात करें हम लोग हिपेरिन का 100 यूनिट हम लोग इंजेक्ट कर चुके हैं, तो उसके इफेक्ट को अपोजिट करने के लिए हमको 1 mg IV हम देंगे किसका, पोटामिन सल्फेट का। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन्स एंड द हिपेरिन एंटागोनिस्ट। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस lecture, please take a screenshot, and in my upcoming class I will discuss the other things of pharmacology or anticoagulant drugs like warfarin. That's the most important drug for the anticoagulant in oral route. Okay, so now take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.